रॉय साहब के बारे में हमने बोला कि मार्क्सिज्म में वो इंट्रोड्यूस तो हो गए। पर आज की वीडियो में हम समझेंगे कि उनको फिलोसॉफिकल क्राइसिस क्या है और ये क्राइसिस से फिर उन्होंने कैसे अपने आप को इंसुलेट करा और मिटिगेट करा। तो देखो, रॉय साहब जो थे मार्क्सिज्म में इंट्रोड्यूस हुए। इंट्रोड्यूस होने के बाद उन्होंने कई साल मार्क्सिज्म को स्टडी किया। स्टडी भी उन्होंने कोई सिर्फ लोकल ग्रास रूट, बल्कि स्टडी भी उन्होंने जो है इसको इंटरनेशनल लेवल पर किया। लेकिन रॉय साहब जो थे, उनके साथ इशू क्या है, उन्होंने ये देखा कि स्टेलिन के केस में मार्क्स ने जो प्रीच किया था और स्टेलिन जो अप्लाई कर रहा था, इसमें पहली बात तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी थी। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी थी। दूसरी बात यह है कि देखो, सोवियत यूनियन जो है, रॉय साहब के हिसाब से वो ट्रू सोशलिज्म की ओर नहीं बढ़ रहा था। क्योंकि देखो, ट्रू सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव था टू फ्री पीपल। पर रॉय साहब ने देखा कि सोवियत यूनियन में स्टेलिन के टाइम पे क्या हुआ कि जो डिक्टेटरशिप आई, जिसको लाने वाला लेनिन था, जो लाया था डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, वो अब डिक्टेटरशिप यहाँ पर कहीं ना कहीं परमानेंट होती गई। और सिर्फ परमानेंट नहीं होती गई, स्टेलिन के टाइम पे उन्होंने देखा कि जो पीपल की फ्रीडम थी उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया। जबकि आपको कैटेगोरिकली याद होगा कि मार्क्स ने ये बात बोली थी कि लोगों को अपना क्रिएटिव पोटेंशियल एक्सप्लोर करने दो रेवोल्यूशन के बाद। पर यहाँ पर वो रशिया में क्या देख रहा था कि रशिया में सारे डिसीजंस जो हैं वो टॉप डाउन हो रहे थे। तो ये टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग की वजह से रॉय साहब का असेसमेंट ये हुआ कि मार्क्सिज्म जो हम सोवियत यूनियन में देख रहे हैं, वो लोगों को लिबरेट नहीं कर रहा है। वो लोगों को लिबरेट नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसके तहत कंट्रोल, सपरेशन, फियर जो है, ये देखने को ज्यादा मिल रहा है। तो ये चीज की वजह से रॉय साहब की लाइफ में आया एक फिलोसॉफिकल क्राइसिस। और क्राइसिस ये था कि भाई, प्रैक्टिकल लेवल पर और थ्योरी लेवल पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर डिफरेंसेस कैन नॉट बी डाइवर्जेंसेस। क्योंकि जब आप किसी भी थ्योरी को अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा ऊंच नीच तो होती है। रॉय साहब यहाँ पर इस चीज में फ्लेक्सिबल थे। लेकिन रॉय साहब ने कहा कि बस डाइवर्जेंसेस नहीं हो सकते। कहने का मकसद ये है कि बस यहाँ पर आप ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पर हम ये कहें कि हम तो जो है कोर आइडिया से ही डिविएट कर जाएंगे। ये नहीं कर सकते आप। तो रॉय साहब ने ये चीज को उजागर करने की कोशिश करी। जब रॉय साहब की लाइफ में फिलोसॉफिकल क्राइसिस भी आया ना, तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि रॉय साहब ने उस फिलोसॉफिकल क्राइसिस में मार्क्सिज्म को डंप नहीं किया। मार्क्सिज्म को इमीडिएटली लीव नहीं किया उन्होंने। बल्कि उन्होंने मार्क्सिज्म के जो कोर अजम्पशंस थे, पहले तो उन पे क्वेश्चंस उठाने चालू करे। क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल थे। तो राय साहब को ये लगा कि यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्क्सिज्म के कोर प्रिंसिपल्स जो मैंने समझे शायद उसी में ही कोई प्रॉब्लम हो। तो रॉय साहब ने सबसे पहला क्वेश्चन ये उठाया कि भाई, इज इकोनॉमिक क्लास
द ओनली इंपॉर्टेंट फोर्स इन द सोसाइटी। मार्क्स के हिसाब से तो यही था। पर उन्होंने ये चीज को जब विजुअलाइज किया सोवियत यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में, तो उनको थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिखा। तो उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया। दूसरा उन्होंने उठाया ये क्वेश्चन कि भाई, शुड पीपल ब्लाइंडली फॉलो अ पार्टी जस्ट बिकॉज इट सेज कि भाई इट फाइट्स फॉर वर्कर्स। सीपीएसयू जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, लेनिन ने ये पार्टी बनाई, स्टेलिन ने उस पार्टी को इनहेरिट किया। पर स्टेलिन ने जिस तरीके से ब्लाइंड ओबीडियंस की बात करी, और वो भी ब्लाइंड ओबीडियंस, अगर आप हैना अरेंड के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो ब्लाइंड ओबीडियंस यहाँ पर अगर हम बोलें, तो अभी जब हमने हैना अरेंड की बात की थी, तो हैना अरेंड के केस में हमने बोला था कि भाई अथॉरिटी मस्ट नॉट कम फ्रॉम फियर। और यहाँ पर रॉय साहब कह रहे हैं कि भाई स्टेलिन ने तो जो अथॉरिटी क्रिएट करी वो तो फियर वाली थी। तो ये चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। फिर रॉय साहब ने ये क्वेश्चन उठाया कि भाई, डू वी एक्चुअली नीड अ सिस्टम वेयर इंडिविजुअल्स आर फ्री टू थिंक। तो ये जो मार्क्सिज्म के कोर अजम्पशंस थे ना, रॉय साहब इनको क्वेश्चन करने लग गए। और जब उनको ये क्वेश्चन करने लग गए, तो उनको एक चीज समझ आ गई कि बॉस, वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम रिजिड आइडियोलॉजीज। क्योंकि हमें फोकस लाइफ में एक ही चीज पे रखना है, फ्रीडम, रैशनल थिंकिंग, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पर रॉय साहब ने प्रपोजल डाला कि भाई सारा का सारा गेम होना चाहिए केवल और केवल ह्यूमन डिग्निटी को लेके, जिससे कि एक न्यू पाथ क्रिएट होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, कि दिस इज व्हाट रॉय साहब इवेंचुअली कंसेप्चुलाइज्ड एज रेडिकल ह्यूमनिज्म। रेडिकल ह्यूमनिज्म। समझ में आई थी ये चीज आपको? तो एक चीज तो क्लियर है बॉस, कि 1930s जो है वो एक प्रोफाउंड आइडियोलॉजिकल रप्चर दोबारा से हुआ रॉय साहब की लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा फिलोसॉफिकल क्राइसिस ट्रिगर हुआ उनके लाइफ में, जिसकी वजह से जो ऑर्थोडॉक्सी थी मार्क्सिज्म की, उससे रॉय साहब डिसल्यूशन होने लग गए। और उनका डिसल्यूशनमेंट किससे था? स्टेलिनिस्ट मैनिफेस्टेशन से। स्टेलिन के उस आइडिया से, स्टेलिनिस्ट मैनिफेस्टेशन से। तो यहाँ पर रॉय साहब ने क्या किया? उन्होंने प्रपोजल डाला एक साइंटिफिक और लिबरेटिंग आइडियोलॉजी का। और वो इसलिए डाला क्योंकि उनका जो खुद एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा सोवियत को देखने का, जहां पर उन्होंने देखा कि एक फोर्स्ड लेवल पर कलेक्टिवाइजेशन हो रही है, सप्रेशन ऑफ डिसेंट हो रहा है। इससे उन्होंने मॉरल और फिलोसॉफिकल लेवल पर क्वेश्चन मार्क रेज करने चालू कर दिए। और यहां पर उनको फिर एक चीज समझ में आई कि भैया, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ व्हाट शुड बी द फोकस? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स,
जो मार्क्स बोल ही रहा था, या ह्यूमन एजेंसी? ह्यूमन एजेंसी का क्या मतलब है कि भाई ह्यूमन की थिंकिंग। फिर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या आज की डेट में हम हिस्टोरिकल प्रोग्रेस के नाम पे इंडिविजुअल फ्रीडम को सबऑर्डिनेट कर सकते हैं कलेक्टिव गोल्स के लिए? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो पूरे के पूरे मार्क्सिज्म के प्रीमाइस को ही चैलेंज कर रहा है। क्योंकि मार्क्स ने क्या बोला कि भाई सोसाइटी में जब रेवोल्यूशन होगा, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है जब रेवोल्यूशन करके आएगी, तो वो एक कलेक्टिव सोसाइटी कलेक्टिव गोल के लिए काम करेगी। लेकिन इस कलेक्टिव गोल के लिए काम करने के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट जो मार्क्स की थ्योरी में भी था, कि क्या वो कलेक्टिव गोल को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल की फ्रीडम सबऑर्डिनेट होगी या नहीं होगी। मार्क्स कुड नेवर क्लैरिफाई ऑन दैट बिकॉज ही वाज ओनली प्रपोजिंग अ थ्योरी बॉस। उसने मार्क्स ने कभी इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं किया। लेकिन जब ये मार्क्स के प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हुए तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एप्लीकेशन से ये चीज़ क्लियर होते हुए दिखी हमें कि भैया फोकस क्या है यहाँ पर, ह्यूमन एजेंसी पे होना चाहिए या कलेक्टिव गोल्स पे होना चाहिए या इंडिविजुअल फ्रीडम पे होना चाहिए। तो ये जो थॉट प्रोसेस रॉय साहब के मन में आने शुरू हुए, तो ये रॉय साहब ने ये बोला कि भाई ये जो रिडक्शन हो रहा है ऑफ ह्यूमंस टू अ क्लास कैटेगरी, ये तो ह्यूमंस की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और उनकी एथिकल रीजनिंग को ही चैलेंज कर रहा है बस। इस रीजन से रॉय साहब ने एक चीज क्लियर कर दी सर, कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और रैशनल इंक्वायरी, सारा डिबेट अब इस चीज के ऊपर होना चाहिए। पर हम वही कहते हैं, रॉय साहब ने मार्क्सिज्म को अबैंडन नहीं किया, बल्कि उन्होंने यहाँ पर बड़े सिंपल तरीके से अथॉरिटेरियनिज्म को चैलेंज करना शुरू करा। बड़े ही सिंपल तरीके से रॉय साहब ने जो है एक कलेक्टिव लेवल पर एक रिफ्लेक्टिव क्रिटिक पेश किया। कलेक्टिव लेवल पे का मतलब ये है कि जो मार्क्सिज्म के पूरे डॉगमास थे, उसको लेकर एक क्रिटिक पेश किया, और ये क्रिटिक से फिर एक इवेंचुअली फाउंडेशन क्रिएट हुई यहाँ पर, जो हम कहते हैं किस चीज़ की फाउंडेशन है जी ये है फाउंडेशन यहाँ पर रेडिकल ह्यूमनिज्म की। क्योंकि देखो रूट कॉज ऑफ क्वेश्चन रॉय साहब का क्या निकला, इज फ्रीडम रियल इफ एवरीथिंग इज डिटर्मिन्ड ओनली बाय क्लास इन हिस्ट्री? क्या फ्रीडम रियल है अगर एवरीथिंग इज डिटर्मिन्ड बाय ओनली क्लास इन हिस्ट्री? तो ये चीज़ पे समझने की कोशिश कीजिए आप। तो ये रॉय साहब की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ये टर्निंग पॉइंट को हम कहते हैं मॉरल वॉलंटेरिज्म। मॉरल वॉलंटेरिज्म का मतलब होता है एक बिलीफ कि भाई एक्शन मस्ट इमर्ज फ्रॉम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट हिस्टोरिकल नेसेसिटी। नॉट हिस्टोरिकल नेसेसिटी। क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन एजेंसी यानी कि ह्यूमैनिटी का
फोकस, मॉरल एजेंसी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और एथिकल रीजनिंग ही कोर हो सकते हैं। तो ये बोलने की कोशिश करी यहाँ पर। इस रीजन से आप देखो कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं शिव नारायण रॉय की, तो शिव नारायण रॉय ने कहा कि देखो रॉय साहब जो थे ही रिफ्यूज्ड टू बी अ प्रिजनर ऑफ आइडियोलॉजी। कि जस्ट बिकॉज एक आइडियोलॉजिकल डॉगमा उन्होंने पकड़ लिया, तो उन्होंने किसी तरीके से इसका ब्लाइंड फेथ नहीं किया, किसी तरीके से इन्होंने एक ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं किया जस्ट बिकॉज कि वो एक पावरफुल आइडियोलॉजी थी और एक पॉपुलर आइडियोलॉजी थी। क्योंकि रॉय साहब ने यहाँ पर एक बात बहुत क्रूशल बोली। रॉय साहब ने ये कहा कि बॉस वी कैन इवन रिजेक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ मटीरियलिज्म इफ इट अफेक्ट्स एथिकल इंडिविजुअल। तो अगर वो एथिकल इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखो यहाँ पर इरफान हबीब ने क्या किया। इरफान हबीब ने भी यही बात बोली कि रॉय साहब का जो फोकस था कि भाई मैं एक फेल्ड सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जो कि मार्क्सिज्म के फेलियर्स यहाँ पर दिख रहे थे, जिसको रॉय साहब ने रिफ्यूज किया एक्सेप्ट करने से। इसके लिए आज की डेट में बहुत मॉरल करेज चाहिए बॉस। इसी रीजन से इरफान हबीब ने ये बात भी बोली कि रॉय साहब का जो रिजेक्शन था मटीरियलिज्म का, कि मटीरियलिज्म ही सारा बेस है, और उनका जो माइग्रेशन या मूवमेंट था टुवर्ड्स आइडियलिज्म, जो कि रेडिकल ह्यूमनिज्म में उन्होंने पेश किया, ये एक बहुत ही करेजियस आउटलुक था उनकी तरफ से। लेकिन सिमिलरली अगर आप देखो तो सुदीप्ता कविराज ने क्या बोला। उन्होंने कहा कि रॉय साहब एक चैंपियन थे मॉरल रीजनिंग इन पॉलिटिक्स को लेकर। क्योंकि यहाँ पर रॉय साहब ने एक चीज बड़ी क्लियर कर दी कि हमें एक पोस्ट आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल थ्योरी बनानी है। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा एग्जाम में, पोस्ट आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल थ्योरी। क्योंकि देखो एक आइडियोलॉजी ऑलरेडी बन चुकी है मार्क्सिज्म की, पर रॉय साहब का रेडिकल ह्यूमनिज्म का पेश करना, और रेडिकल ह्यूमनिज्म को अगर हम देखें तो हम कैसे पोजीशन करेंगे, एक पोस्ट आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल थ्योरी के नजरिए से। क्योंकि वो आइडियोलॉजी के विपरीत होते हुए आई है, आइडियोलॉजी को चैलेंज करके। और चैलेंज भी सिर्फ उसके कोर टेनेट्स को नहीं, उसके कोर असम्पशंस को ही चैलेंज कर दिया। क्योंकि ये चीज जब रॉय साहब ने देखी कि बस असम्पशन कुछ कह रहा है और एप्लीकेशन कुछ कह रहा है, तो फिर इस केस में हम डिविएशन को कैसे पकड़ेंगे। इस रीजन से उन्होंने एक पोस्ट आइडियोलॉजिकल थ्योरी यहां पर प्रपोज करी, जिसके बारे में चर्चा की गई सुदीप्ता कविराज की तरफ से। तो इस नजरिए से रॉय साहब को आपको देखना है, रॉय साहब कोई हल्के आदमी नहीं थे हमारे। तो ये पोस्ट आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल थ्योरी के क्रिएटर थे। ठीक है जी।